हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। 12th बायोलॉजी में हम मानव में जनन पढ़ रहे थे। मानव में जनन में अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने अध्ययन के लिए सरलता के लिए दो पार्ट्स में बांटा था, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग के रूप में टेस्टिस था और सहायक जननांग के रूप में एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्कलनीय वाहिनी और यूरिथ्रा और पेनिस थे। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां थी जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरिथ्रल या काउप्रस ग्रंथि। ये अपने पार्ट्स देखे थे। इसके बाद में हमने टेस्टिस का डिटेल स्टडी किया था, यानी वृषण का अपने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। अब उसके बाद में सहायक जननांग को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले सहायक जननांगों में हम लेते हैं अधिवृषण। सहायक जननांगों में एक बार ध्यान दें, सहायक जननांगों में हम कौन कौन से पार्ट्स पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, उसके बाद में पढ़ेंगे वासा डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनियाँ, फिर हम पढ़ने वाले हैं शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद में एब्जिकुलेटरी डक्ट्स या स्कलनीय वाहिनी, यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग, पेनिस व शिशन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियाँ, जिसमें पढ़ेंगे एक है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउप्रस ग्रंथि। तो इन सभी को अपन आज डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। टेस्टिस में अपन ने देखा था, मैंने एक छोटा सा डायग्राम साइड में लिया है। टेस्टिस में अपन ने देखा था कि जो टेस्टिस है उसके मध्य भाग में रेटेटेस्टिस होता है, वृषण जालक होता है, यानी कि टेस्टिस के प्रत्येक वृषण पालिका से जो शुक्र नलिकाएं हैं वो सम्मिलित होकर के संगठित होकर के वृषण जालक में खुलती है। और वृषण जो जालक है वहाँ से 15 से 20 शुक्र नलिकाएं एक सघन कुंडलित नलिका में खुलती है, जिसको हम एपिडिडाइमिस या अधिवृषण कहते हैं। तो एपिडिडाइमिस क्या है? जिसमें वृषण जालक से निकलने वाली शुक्र नलिकाएं सघन जिस कुंडलित नलिका में खुलती है वो क्या कहलाता है? एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस या अधिवृषण की संरचना कैसी होती है? अत्यंत कुंडलित नलिका होती है जो मानव में लगभग 6 मीटर तक लंबी होती है। सघन कुंडलित या अत्यंत कुंडलित नलिका जो मानव में 6 मीटर तक लंबी होती है क्या कहलाती है? अधिवृषण। अधिवृषण एक तरफ से टेस्टिस या वृषण से जुड़ा होता है और दूसरा इसका जो सिरा है वो शुक्रवाहिनी में खुलता है। संरचनात्मक दृष्टि से हम अधिवृषण को या एपिडिडाइमिस को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे शीर्ष भाग या सबसे पहला जो भाग है वो है कापेट। कापेट एपिडिडाइमिस या कापेट अधिवृषण या शीर्ष अधिवृषण। जो अधिवृषण का भाग टेस्टिस से जुड़ा होता है, जिसमें शुक्रवाहिकाएं खुलती है, वो शीर्ष भाग कहलाता है कापेट एपिडिडाइमिस। ये जो नलिका यहाँ से थोड़ी चौड़ी होती है, बड़ी होती है। उसके बाद में जो मध्य वाला भाग होता है एपिडिडाइमिस का वो कहलाता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस या इसको काय अधिवृषण भी कहते हैं। और जो तीसरा भाग, सबसे अंतिम भाग, जो भाग शुक्रवाहिनी में खुलता है, तीसरा भाग कहलाता है कोडा एपिडिडाइमिस या पुच्छीय अधिवृषण, जो कि शुक्रवाहिनी में खुलता है। ये तो थी एपिडिडाइमिस या अधिवृषण की संरचना कि एक सघन कुंडलित 6 मीटर लंबी नलिका एपिडिडाइमिस कहलाती है जो शुक्रवाहिनी में खुलती है। अब इसका कार्य कि क्या रोल होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एपिडिडाइमिस या अधिवृषण है, टेस्टिस से निर्मित होकर आए शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण करता है। अधिवृषण में क्या होता है? वृषण से जो शुक्राणु बन करके आते हैं उनका अस्थायी संग्रहण होता है। और कब तक? लगभग 1 माह तक शुक्राणु इसमें संग्रहित रह सकते हैं। इसके अलावा संग्रहण के साथ साथ एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का मेचुरेशन भी होता है। स्पर्म्स जो है मेच्योर भी होते हैं, उनमें योग्यता अर्जन होता है, निषेचन की क्षमता विकसित होती है, साथ ही इसी में उन्हें पोषण भी मिलता है। तो ये इसका क्या है? कार्य। क्या कार्य करता है एपिडिडाइमिस? शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण करता है, परिपक्वन करता है और उनको
पोषण प्रदान करता है। तो ये थी एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। अब सहायक जननांगों में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूसरे सहायक जननांग के रूप में आते हैं वासा डिफरेंसिया या शुक्र वाहिनियां। प्रत्येक वृषण मतलब मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, यानी 2 वृषण होते हैं। तो प्रत्येक वृषण से अधिवृषण से निकलने वाली नलिका शुक्रवाहिनी कहलाती है। प्रत्येक वृषण के अधिवृषण से निकलने वाली नलिका शुक्रवाहिनी कहलाती है। तो दोनों ओर एक एक शुक्रवाहिनी हो जाएगी, यानी टोटल 1 जोड़ी शुक्रवाहिनी होगी। शुक्रवाहिनी वक्षण नाल के सहारे उदर गुहा में प्रवेश करती है और मूत्रवाहिनी के चारों ओर लूप बनाती हुई शुक्राशय में खुलती है। ये मूत्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी के चारों ओर लूप बनाती हुई कहाँ खुलती है? शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय में जो ये शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी की जो आंतरिक भित्ति है प्रत्येक वृषण के अधिवृषण से निकलती है और किसमें खुलती है? शुक्राशय में खुल जाती है। शुक्रवाहिनी की जो भित्ति है वो स्तंभी उपकला उत्तक से बनी होती है। आंतरिक जो भित्ति होती है शुक्रवाहिनी की, इसकी आंतरिक भित्ति किससे बनी होती है? स्तंभी उपकला उत्तक से बनी होती है। साथ ही उसमें कुछ ग्रंथिल संरचनाएं पाई जाती है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। और श्लेष्मा के स्त्रवण के कारण जो शुक्रवाहिनी है अंदर से लचीली या तरल बनी हुई रहती है, लसलसी सी बनी हुई रहती है, जो शुक्राणु की गति में सहायक होती है, यानी शुक्राणु इसमें आसानी से गति कर सके। ये थी शुक्रवाहिनी। उसके बाद में आती है सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय। अगली जो संरचना है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी जिस थैलीनुमा संरचना में खुलती है उसे कहा जाता है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, उसे क्या कहते हैं? शुक्राशय। और शुक्रवाहिनी और शुक्राशय वाहिनी दोनों आपस में मिल जाती है बाद में और संयुक्त होकर के क्या बना लेती है? ये स्कलनीय वाहिनी बनाती है। शुक्राशय जो है, जो थैलीनुमा संरचना है, ये सहायक जननांगों के अतिरिक्त यहाँ पर सहायक जनन ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि जो शुक्राशय है इस शुक्राशय से एक तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है और तरल पदार्थ का स्राव करने की वजह से ये क्या करता है? एक यहाँ पर जनन ग्रंथि की तरह भी कार्य कर रहा है। और उस स्राव का शुक्राशय के द्वारा जो तरल सीक्रेट किया जाता है, स्रावित किया जाता है, उसी तरल से इस सीमन का या वीर्य का 60 से 70% हिस्सा बनता है। सीमन या वीर्य अपन आगे देखेंगे क्या है। तो सीमन और जो सीमन या जो वीर्य होता है उसका 60 से 70% जो हिस्सा है वो किससे बनता है? शुक्राशय के द्वारा स्रावित तरल से बनता है। और इसमें सीमन में या इसके द्वारा स्रावित जो तरल होता है उसमें प्रोटीन, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक जो है पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? शुक्राशय के द्वारा स्रावित तरल में। इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन और फ्रक्टोज जो होते हैं ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी शुक्राणु जब गति करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें पोषण जो देते हैं, पोषण का कार्य कौन करता है? प्रोटीन और फ्रक्टोज। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये शुक्राणुओं की गति में सहायक होते हैं, उन्हें जो है एक्टिव बनाए रखते हैं। तो ये था शुक्राशय। शुक्राशय बाद में किसमें खुलता है? स्कलनीय वाहिनी में। शुक्रवाहिनी और शुक्राशय दोनों संयुक्त होकर के किसमें खुल जाते हैं? स्कलनीय वाहिनी में। स्कलनीय वाहिनी में खुलते हैं, वहां पर उस स्थान पर एक फूला हुआ भाग पाया जाता है। जहां पर शुक्राशय और शुक्रवाहिनी दोनों संयुक्त होते हैं वहां पर एक फूला हुआ भाग पाया जाता है और इस फूले हुए भाग को कहा जाता है एम्पुला। एम्पुला या तुम्बिका, जहां पर शुक्राशय वाहिनी और शुक्रवाहिनी दोनों संयुक्त होती है, उस भाग को क्या कहते हैं? एम्पुला। और एम्पुला वह भाग है जहां पर कुछ समय के लिए शुक्राणु अस्थायी रूप से और संग्रहित रह सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए उन्हें और संग्रहित रखा जा सकता है। उसके बाद में ये स्कलनीय वाहिनी कहलाती है संयुक्त होने के बाद में। और स्कलनीय जो वाहिनी होती है ये किसमें खुलती है? यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में खुलती है। कहाँ पर? मूत्राशय के नीचे आधारी भाग में मूत्र मार्ग में आकर के खुल जाती है।
स्खलनीय वाहिनी। उसके बाद में आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है या मूत्र मार्ग जो है, मूत्राशय के आधारी भाग में जहाँ स्खलनीय वाहिनी आकर के खुलती है, मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। और मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए संयुक्त मार्ग होता है। यानी शुक्राणु जो कि स्खलनीय वाहिनी से होते हुए आ रहे हैं, जिसमें वीर्य मिला हुआ है, सीमन मिला हुआ है, जो शुक्राशय ने सीक्रेट किया था। शुक्राशय एक तरल सीक्रेट करता है और उसी में शुक्राणु जो है यहाँ से चलते हुए इसमें होते हुए आ रहे हैं। तो शुक्राणु और सीमन दोनों संयुक्त रूप से इससे गति कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें ही यूरिन आ रहा है। तो दोनों संयुक्त, दोनों के लिए जो यूरिथ्रा जो है एक संयुक्त मार्ग का कार्य करता है। यूरिथ्रा जो है पेनिस के द्वारा बाहर खुलता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सहायक जननांगों में अंतिम जननांग है पेनिस या सीसन। पेनिस या सीसन लंबा बेलनाकार मैथुनांग होता है, जो सीमन या वीर्य को मादा की वेजाइना में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। पेनिस या जो सीसन है, इसका जो शीर्ष भाग है वो ग्लैंड पेनिस कहलाता है, जो एक झिल्ली द्वारा आच्छादित रहता है, जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। इसके अलावा पेनिस की स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना जो है, 3 अनुलंब डोरियों से बनी होती है। 2 पार्श्व डोरियां होती है जिन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है, और एक अधर आधारी डोरी होती है जो कॉर्पोरा स्पंजियोसम कहलाती है। पेनिस की इन डोरियों में संकुचनशील पेशियां पाई जाती है। ये पेशियां जब संकुचित होती है तो पेनिस की डोरियों में पाए जाने वाले रक्त कोटर खाली होते हैं, और ऐसी स्थिति में पेनिस सामान्य अवस्था में होता है। जब संकुचनशील पेशियां जो है शिथिलित हो जाती है, रक्त कोटर भर जाते हैं, और जो पेनिस है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और मैथुन की क्रिया के दौरान ऐसा होता है। यानी पेनिस जो है मैथुनांग है, जो कि सीमन को वेजाइना में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो ये थे सहायक जननांग। इसके अलावा अब हम देखते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों में पहली जो जनन ग्रंथि है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है सिंघाड़े के आकार की संरचना होती है एक, जो कि छोटे छोटे कई पिंडों से मिलकर बनी होती है। मूत्राशय के नीचे की ओर मूत्र मार्ग के चारों ओर कई छोटे छोटे पिंड लगे होते हैं, जो संयुक्त रूप से प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है, जिसमें जो है फॉस्फेटेज, सिट्रेज, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसोजाइम, स्पर्मीन आदि पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक तरल जो क्षारीय पदार्थ जो स्रावित करती है, उसे ये सीमन में या शुक्राणु के तरल में मिला देती है, और ये सीमन का लगभग 15 से 30% भाग बनाती है। अपन ने पहले बात की थी कि शुक्राशय के द्वारा जो तरल स्रावित किया जाता है वो सीमन का 60 से 70% हिस्सा बना रहा था, और शेष जो 15 से 30% हिस्सा है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा उसमें मिलाया जाता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल और शुक्राशय के तरल दोनों के संयुक्त होने से सीमन या वीर्य का निर्माण होता है। इसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ है, जैसे फॉस्फेटेज है, सिट्रेट है, इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसोजाइम व स्पर्मीन है। फाइब्रिनोलाइसिन जो है ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है, वीर्य को जमने से रोकता है, ताकि शुक्राणु उसमें आसानी से गति कर सके। लाइसोजाइम और स्पर्मीन जो है ये सीमन में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकते हैं, सीमन में शुक्राणुओं पर बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकते हैं। तो ये कार्य करते हैं ये दोनों। उसके बाद में ये थी अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के अलावा दूसरी जो ग्रंथि है वो है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथल ग्रंथि। बल्बो
यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि कहा जाता है। नर जनन तंत्र में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की तरफ मूत्र मार्ग से ही लगी हुई एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। काउपर्स ग्रंथि या यूरिथ्रल ग्रंथि जो है, ये भी एक तरल क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है और उसे सीमन में मिलाती है, जिससे कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त किया जा सके और शुक्राणुओं को अम्लीयता का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं झेलना पड़े, वो सक्रिय बने रहे। तो ये थी सहायक जनन ग्रंथियां। अब एक चीज है अपने सीमन या वीर्य। क्या होता है सीमन या वीर्य? एक गाढ़ा पीला क्षारीय तरल, गाढ़ा पीला क्षारीय तरल सीमन या वीर्य कहलाता है, जो कि नर जनन तंत्र द्वारा स्रावित किया जाता है और ये मैथुन के समय मादा की वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये शुक्राणुओं की गति के लिए सहायक होता है, साथ ही साथ शुक्राणु इसमें सक्रिय बने रहते हैं, शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। जो सीमन है जिसका पीएच जो है वो 7, पीएच जो होता है 7.4 होता है, यानी क्षारीय दर होता है। ये कार्य क्या है सीमन का? शुक्राणुओं के तरल माध्यम प्रदान करना ताकि वो आसानी से गति कर सके, उनको पोषण देना और उन्हें सक्रिय बनाए रखना, जीवित बनाए रखना, और मैथुन में सहायक होता है। तो ये था नर जनन तंत्र अपन ने पढ़ा। अब यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर अपनी कंप्लीट हो चुकी।